और उसके बाद में कनिष्ठ लेखाकार राजेंद्र भगवानी ने एक्सियन केशव श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस थमाया है। अब आपको बता दें कि केशव श्रीवास्तव ने 2 महीने पहले ही दूसरी कंपनी मेसर्स सैनी कंपनी को ठेका दिया था। ठेकेदार राजेश कुमार एंड कंस्ट्रक्शन को पेयजल सप्लाई में मरम्मत और लीकेज का ठेका दिया गया था, लेकिन एक्सियन केशव श्रीवास्तव ने नियमों को ताक पर रखा और 2 महीने पहले ही अनुबंध तोड़कर मेसर्स सैनी कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब पीड़ित कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार ने इस मामले में प्रमुख राजेश यादव को शिकायत की है और आपको बता दें कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार का आप कहना है कि अनुबंध तोड़कर दूसरी कंपनी को ठेका देना नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है। और वहीं केशव श्रीवास्तव ने यह दावा कर दिया है कि नया अनुबंध नियमों के तहत किया गया है। 60% काम पूरा होने के बाद अनुबंध को तोड़ा गया है। केशव श्रीवास्तव पहले भी अपने कार्य प्रणाली को लेकर काफी विवादों में रहे हैं। अब ऐसे में गांधीनगर पंप हाउस परिसर में शराब पार्टी के मामले में भी एक्सियन केशव श्रीवास्तव एपीओ हुए थे। और अब 2017 की बात कर लें, वहां पर भी सेंट्रल लेबोरेटरी के चीफ केमिस्ट राजेश माथुर और एक्सियन केशव पार्टी में शामिल हुए थे। ये कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, मैं एक्शन हूँ, मेरी मर्जी है, जो मैं करूँगा और आपको जो करना है जो कर लो, कोर्ट जाए, कोर्ट से न्याय ले लो आप। मतलब इतनी तरह की भाषाएं यूज करते हैं जिससे मैं आपके कैमरे पर बोलने में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। तो ये कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, मैं एक्शन हूँ, मेरी मर्जी है, जो मैं करूँगा और आपको जो करना है जो कर लो, कोर्ट जाए, कोर्ट से न्याय ले लो आप। मतलब इतनी पीएचडी में एक्सियन और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां कॉन्ट्रैक्टर ये दावा कर रहा है कि अनुबंध में सारे नियमों को ताक पे रखकर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वहीं दूसरी ओर एक्सियन केशव श्रीवास्तव ये दावा कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो पूरी तरह से नियमों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ऐसे में वाकई बड़ा सवाल ये कि क्या उच्च अधिकारियों द्वारा इस केस की जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। और कोटा के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है, जिसमें महिलाएं लोगों को प्रेम जाल में फंसाती हैं और बाद में पीड़ित बनकर बलात्कार का आरोप भी लगाती हैं और इसके साथ में पैसे भी ऐंठती हैं। पुलिस ने गैंग के मुख्य आरोपी ओला कैब चालक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 स्कूटी और एक ओला कैब जब्त की है। इस पूरी वारदात को साथ जिन लोगों ने दिया है उसमें एक वकील भी शामिल है। बहुत ही हैरान करने वाली ये बात है, जिसमें अब पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। इसके अलावा इस मामले में शामिल वकील बाबूलाल मेघवाल की तलाश शुरू हो गई है। पुलिस का कहना है कि गैंग के और भी कई सदस्य हो सकते हैं। अब ऐसे में आरोपियों की जो गहन पूछताछ है, उनके सदस्यों का खुलासा जो है वो हो सकता है। इस पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लाइनमैन से युवती ने दुष्कर्म के झूठे केस में फंसने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की डिमांड की। इसके साथ ही आपको बता दें, पहले भी हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। हनी ट्रैप गैंग ने वकील के जरिए पीड़ित से 40 लाख रुपए की ठगी की थी। 20 जून को हमारे थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनसे एक महिला ने झूठा आरोप लगा करके वकील के मार्फत 1,40,000 रुपये हड़प लिए और उसके बाद भी 10 लाख रुपए और मांग करके दबाव बना रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आज कोटा शहर व कोटा संभाग के अन्य जिलों में सक्रिय हनी ट्रैप गिरोह की 2 महिला सदस्य सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी तरह रुक करें हमारे संवाददाता के शर्मा की ओर, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ में मौजूद है। क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला रहा और अभी ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ? गीतांजलि जी, देखिए बेहद संगीन मामला है, अपने आप में सनसनी वाला मामला है, क्योंकि हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 3 कुल सदस्य, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष जो इनका दलाल था, वो एक पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मामला बिजली विभाग की जो लाइनमैन था उससे जुड़ा हुआ। लाइनमैन को 2 महिलाओं ने एक मित्रता का झांसा देकर के पहले उसको साथ मित्रता की, उसके बाद में उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस गैंग के अंदर एक ओला का जो टैक्सी जो उसका चालक इसका मुख्य सरगना बताया जा रहा है।
साथ ही वकील भी इन लोगों ने बनाया हुआ था। 10 लाख रुपए की यहाँ पर उस लाइनमैन से मांग की गई थी। 1.5 लाख रुपए हड़प भी लिए गए थे, लेकिन जब अपने आप को फंसता हुआ देखा तो लाइनमैन ने इसकी शिकायत भीम-बेंजोड़ी थाना पुलिस को की और पुलिस ने पूरा जाल बिछाते हुए पूरा नेटवर्क बनाते हुए पूरी सात्विक जो गैंग है उसको दबोच लिया। क्योंकि आपसे साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, पुलिस इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की बात भी कर रही है, कब तक ये गिरफ्तारियां शुरू होंगी? पुलिस के हाथ अभी क्या कुछ लगा है शुरुआती जांच में? बिल्कुल, देखिए पुलिस को उसमें कहा जा सकता है कि सफलता निश्चित रूप से पुलिस को उसमें बड़ी मिली है, क्योंकि जो महिलाएं थी जो इस पूरे खेल का मुख्य सूत्र थी वो दोनों गिरफ्तार हो चुकी हैं। साथ ही उनका एक साथी भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके अलावा वकील जो है जो उनका साथ दिया करता था वो वकील फरार है और साथ ही ओला का चालक जो है वो फरार है। तो फिलहाल कहा जाता है कि 3 लोग इस पूरी गैंग के जो है वो पुलिस की गिरफ्त में पूरी तरीके से। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस इस बात का भी पता करने में जुटी हुई है कि और कितने लोगों को इन्होंने इस तरीके से अपने जाल में फंसाया था और किस तरीके से पूरे नेटवर्क को चलाया करते थे, वकील की इसके अंदर क्या भूमिका रहा करती थी। बिल्कुल, आखिर इस पूरे मामले में और कितने लोग भी लिप्त हैं इसकी जानकारी पुलिस जुटाने में जुटी हुई है और बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कोविड महामारी के बीच डॉक्टर्स के निस्वार्थ ड्यूटी के लिए विशेष तौर पर उन्हें धन्यवाद दिया। सीएम ने कोरोना महामारी काल में खुद को रिस्क में रखकर जनता का इलाज करने के लिए शुक्रिया कहा। और लगातार दूसरे दिन बुधवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थित हैं और इसके अलावा तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। राजधानी जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 87.57 रुपए और डीजल के लिए 81.32 रुपए चुकाने होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर बात करें, लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में जमकर विरोध भी हो रहा है। पिछले 3 सप्ताह में पेट्रोल 9.73 रुपए और डीजल 10.99 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार दूसरे दिन तेल के दाम स्थिर रहने से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। और अनलॉक 2 के पहले दिन जहां पेट्रोल डीजल ने लोगों को राहत दी, तो वहीं एलपीजी सिलेंडर ने लोगों को झटका दे दिया है। दरअसल मार्केटिंग कंपनी, जो ऑयल की मार्केटिंग कंपनियां हैं, बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। आपको बता दें, इसके अनुसार 14.02 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी वाले जो सिलेंडर हैं उन पे 3 रुपये 50 पैसे इन्हें महंगा कर दिया गया है और इसके साथ ही इसकी कीमत 598 रुपये पर पहुंच गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो ये 3 रुपये महंगा हुआ है। इसी के साथ ही कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 1154 रुपये तक पहुंच चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में नागौर के डिडवाना में भी 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया एक युवक रूस में MBBS की पढ़ाई करने गया था और 4 दिन पहले ही भारत लौटा था। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने होम क्वारंटीन करने को कहा है। उस युवक में कोरोना के लक्षण पाए गए तो कूचामन स्थित कोरोना आइसोलेशन में उसे ले जाया गया सेंटर में और इससे पहले डिडवाना में यहां वार्ड बनाया गया जिसमें मरीजों को लगातार लाया जा रहा है और अब बंद कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे मोहल्ले को 0 मोबिलिटी घोषित कर दिया है। और चूरू के सरदार शहर में सरकारी हॉस्पिटल बिदासर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक एनजीओ के जरिए नसबंदी शिविर लगाया गया जिसमें रोलासर गांव की एक महिला की नसबंदी के बाद उसकी हालत बिगड़ गई।
अधिक रक्तस्राव हुआ, जिसकी वजह से आनन फानन में उसे चुरू के राजकीय डीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद महिला की जान नहीं बचाई गई। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस में उनके साथ आए लोग चुरू में हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर ही महिला को छोड़कर भाग गए। उनका कहना है कि हॉस्पिटल और एनजीओ की लापरवाही से महिला की मौत हुई। ऑपरेशन कराने लिया सरदार सर और वो डॉक्टरों की गलती है, वो हमारे को बताया को नहीं, अब ले के अस्पताल दिया नहीं। सरदार सर सरकारी पाला। क्या हुआ था, मतलब ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी, फिर क्या हुआ आगे? बिगड़ी की बोली को नहीं। अच्छा, फिर ऑपरेशन के बाद बोली को नहीं। सीकर की दादिया पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 10 लाख रुपए के नकली नोट समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी झुंझुनू जिले के हैं। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर दादिया पुलिस थाने के सामने नाकेबंदी की और उस दौरान एक बोलेरो कार को रोककर उसकी तलाशी भी ली गई। कार सवार के पास नकली नोट बरामद हुए। नोटों की जांच करने पर सभी नोट नकली पाए गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सीकर की तरफ से एक बोलेरो सिल्वर रंग की गाड़ी में 3 लोग नकली नोट लेकर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना के अनुसार नाकाबंदी करवाई गई। नाकाबंदी के दौरान एक सिल्वर रंग की बोलेरो गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें बैठे 3 लोगों से पूछताछ की गई और गाड़ी की तलाशी देने पर गाड़ी में 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की रातानाड़ा थाना इलाके में बदमाशों ने बेखौफ होकर एक घर में तोड़फोड़ की, मारपीट की। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। कुछ युवक गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने मकान के दरवाजे को तोड़ा और जबरन उसमें घुस गए। बदमाशों ने घर में रखा सारा सामान तोड़ दिया। युवकों के साथ मारपीट की गई। आरोपियों के खुलेआम बेखौफ होकर तोड़फोड़ और मारपीट करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। फिलहाल रातानाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और प्रतापगढ़ जिले के केसरी यावाद गेटफला गांव के लोगों ने बिजली की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 महीने से ट्रांसफार्मर जलने से लगभग 25 घरों में बिजली नहीं है। लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ट्रांसफार्मर को बदला नहीं गया। 4 महीना लगातार बंद है। क्या बंद है? लाइट। क्यों? कितने कनेक्शन है? 30 लगभग है कि ये ठीक कर दूंगा जी। तो कितने महीने से अंधेरे में हो? 4 महीना लगातार बंद है। केसरियाबाद गेट पड़ा डीपी है, बार बार जल जाती है। हम परेशान है बच्चे बनाते में, और 4 महीने से लाइट बंद है। वहीं उदयपुर जिले के कई गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। खासकर बारिश के मौसम में ग्रामीणों की जिंदगी बदतर हो जाती है। आपको बता दें कि हिता ग्राम में ग्रामीणों को मरने के बाद भी शमशान घाट तक अर्थी ले जाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। गांव में कुल 100 घरों की बस्ती है। गांव की बदहाली पर ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने, ना ही किसी सरकारी अफसर ने इसको देखने की कोशिश की है। बारिश आने पर लोगों को शव यात्रा को घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश ने इन दिनों ग्रामीण इलाकों में जो हाल किया है वो बद से बदतर है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बेहद आम हो चुकी हैं। हमारे रिश्तेदार के दाग में ये सम्मिलित हुए और बड़े अजीब सा लगा कि इस नदी को पार करने के पश्चात शमशान आता है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे मूलभूत समस्या आवश्यकता जो होनी चाहिए वो नहीं है। और यहाँ जो नदी है, ये नदी सोम नदी कहलाती है। ये 12 महीने चलती है और विकट समस्या पैदा करती है। यहाँ जब भी डेथ होती है या किसी भी आदमी को आना जाना पड़ता है, इस रास्ते में भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उधर करौली के हिंडौन सिटी नई मंडी थाना पुलिस को हाईवे पर वाहन चालकों से लूट करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से एक कार भी बरामद हुई है। आरोपियों ने हाईवे पर कई वारदातों को अंजाम भी दिया है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। हिंडौन महुआ मार्ग पर 28 जून को एक ट्रक चालक ने लूटपाट की शिकायत की थी
और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की थी। परसों की बात है, जाकिर हुसैन नाम का आदमी जिसके साथ ट्रक में लूटपाट की वारदात हुई थी, रिपोर्ट दर्ज करवाई थी यहाँ पे। उसमें हमने जगह जगह उनके पास एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आ रहा था कि हमारे फ़ोन पे अकाउंट में फिरौती के नाम पैसे मांग रहे थे 35,000 रुपये। तो उन लोकेशन ट्रेस करके हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सीकर जिले के नीमखाना थाना इलाके में आपको बता दें कि टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। टिड्डियां किसानों की फसलों को चट कर रही हैं। टिड्डियां देखकर किसानों ने थाली, पीपा सब बजाया। टिड्डियों को भगाने का उन्होंने प्रयास किया। अचानक सुबह के हमले से किसानों ने अपने खेतों को जब देखा तो उनका कहना है कि काफी नुकसान हुआ है। इन दिनों नीमका थाना क्षेत्र में टिड्डियों का दल कई बार देखा गया है। आपको बता दें कि टिड्डियां परेशान कर रही हैं लगातार किसानों को और टिड्डियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और नागौर के लाडनू में कोयल चौराहा से बाईपास हाईवे तक बनी सड़क ने 10 दिन में ही विभाग की पोल खोलकर रखी। यहां हाल ही में बनी रोड अब टूटने लगी है। जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निर्माण करवाया था। जब धीरे धीरे वाहनों का जो गुजरने का सिलसिला है वहां से शुरू हुआ तो बगैर डामर के बिछाई रोड बिखर गई। यही नहीं, सड़क कुछ जगहों पर धंस गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। इधर अधिकारियों की बात करें तो टूटी सड़क की दोबारा से मरम्मत कराने की बात हो रही है, लेकिन गुणवत्ता का दावा करने वाले विभाग के काम की पोल खुल गई है। वन विभाग की ओर से मानसून सीजन में पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। आज जयपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। झालाना लेपर्ड रिजर्व से इसके अभियान की जो शुरुआत है वो हो रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई भी यहाँ पर मौजूद है। नहीं तो ये अभी रनिंग में है, डंप नहीं हो पाएगा। उन्होंने कुछ डाल दिए हैं, शॉर्ट्स अभी कर रहे हैं प्लांटेशन। नहीं, लाइट तो काटना पड़ेगा ना फिर MMS 3 पर है। तो ये आप देख सकते हैं कि पौधारोपण जो है वो किया जा रहा है। इस कड़ी में कई लोग वहां पर जुड़े हैं। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं जिनकी मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। तो वन विभाग की ओर से पौधारोपण का एक अभियान सा शुरू हुआ है, जिस अभियान की जो शुरुआत है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई भी इस वक्त पे मौजूद तो वन विभाग की ओर से मानसून सीजन जो चल रहा है उसमें पौधारोपण की बात कही जा रही है। बाकायदा इसे एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है और आज इसी कड़ी में जयपुर में इसकी शुरुआत हुई। और आइए सीधा रुख करें भरत राज हमारे संवाददाता की ओर, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। भरत राज, बहुत ही एक अच्छी पहल जो है वो कह सकते हैं हम, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, वन विभाग के पौधारोपण अभियान की शुरुआत वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने झालाना लेपर्ड में पौधा लगाकर की है और यहाँ से उन्होंने रोहिड़ा का पौधा लगाकर किया है। मटका यहाँ पर लगाया मटके विधि से, क्योंकि इसके बाद जैसे ही उसमें पानी भरा जाता है और वो नमी 7-8 दिन तक रहती है। इस तरह से ये विधि अपनाई गई ताकि बरसात भी नहीं आए तो पौधे पर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़े। तो मंत्री जी ने रोहिड़ा का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की और इसके साथ ही अब पौधा वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। तो प्रदेश भर की जो नर्सरियां हैं उसमें से ये वितरण का कार्यक्रम आज शुरू हो जाएगा। अन्य लोग भी अपने पौधे लगाकर अपने आसपास वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से नर्सरियों की सारी व्यवस्थाएं करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं जी। और आज इन्होंने जो बरसात के साथ ही ये पौधारोपण अभियान की शुरुआत, बिल्कुल ये अभियान चलाया जा रहा है और बहुत ही अहम है। पौधारोपण बेहद जरूरी है पर्यावरण के लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आज देवशयनी एकादशी है। सीजन का आखिरी सावन
सावा भी है और जप तप और साधना सिद्धि की अगर बात करें तो पवित्र चातुर्मास भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने की वजह से चातुर्मास में कल से मांगलिक कार्य पर 4 महीने तक और 25 दिन के 4 महीने 25 दिन का जो विराम है वो लग जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया है कि चतुर्मास 4 माह का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास होने की वजह से ये 5 माह का हो गया है। इस वर्ष अश्विन माह का अधिक मास है और चातुर्मास 1 जुलाई देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर 25 नवंबर देवोत्थान एकादशी तक रहेगा। अश्विन अधिक मास आने से इस बार श्राद्ध पक्ष और शारदीय नवरात्र के बीच 1 माह का अंतर रहेगा। होने जा रही है और यहाँ से चतुर्मास शुभारंभ होता है। 4 माह का चतुर्मास होता है, मगर इस बार 5 माह का चतुर्मास रहेगा। छोटी काशी जयपुर में देवशयनी एकादशी को 1 जुलाई से चतुर्मास होने के साथ ही आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये पहला चतुर्मास होगा जो 5 माह का होने के बावजूद इसमें ना लोग अधिक देर देवालय में रह सकेंगे, ना ही बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर पाएंगे। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। इस एक नाम ने हमारी दुनिया बदल दी, हमारे लिए महामारी से लड़े, हमारे आंसुओं से ये कमजोर नहीं मजबूत बने, हमारी निराशा से नीचे नहीं ऊपर उठे, हमारे दोस्त, हमारे भगवान एक योद्धा की तरह वायरस से लड़े। थैंक यू डॉक्टर। In association with Eternal Hospital Jaipur, Happy Doctors Day, Dhanvantari Hospital and Research Center Jaipur. We look forward to exceeding your expectations. Dr. Kamdar Eye Hospital Jodhpur, a reflection beyond vision. Devi Construction Company Jaipur. कोरोना से डरिए नहीं, लड़िए. Happy Doctors Day, Narayana Multi Speciality Hospital Jaipur, Unit of Narayana Health. Barala Hospital, curing through care. प्रस्तुतकर्ता एग्रोसेफ इंस्टेंट प्लस हैंड सैनिटाइजर हाथों को ड्राई नहीं मॉइस्चराइज करता है।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। मैनफोर्स कॉन्डोम्स, द गेम ऑफ लव। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हिमपुष्पा। ईरान की राजधानी तेहरान में गैस लीक से भीषण विस्फोट, 19 लोगों की मौत तो वहीं 6 लोग जख्मी। एक मेडिकल क्लिनिक में गैस का रिसाव हुआ था। पीएम के संबोधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, जरूरतमंदों के लिए पीएम की घोषणा का सीएम ने किया स्वागत। कहा, आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने बेहद जरूरी। सीकर की दादिया पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 10 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े। झुंझुनू के रहने वाले 3 युवक गिरफ्तार। नोट खपाने की थी तैयारी, सऊदी अरब से आए थे ये नकली नोट। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 18,000 के पार। 354 नए संक्रमित मरीज आए सामने। अब तक 413 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा भरतपुर में आए 58 मरीज सामने। कोटा के भीमगंज में हनी ट्रैप गैंग का हुआ पर्दाफाश। युवती ने लाइनमैन को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर मांगे थे 10 लाख रुपए। 2 महिलाओं सहित कुल 3 गिरफ्तार। और जी राजस्थान की बादशाहत लगातार बरकरार। 61.7% मार्केट शेयर पर हमारा कब्जा। विश्वास और प्यार के लिए शुक्रिया राजस्थान। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बोलेरो और ट्रेलर की टक्कर हो चुकी है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने है, तो वहीं 4 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को नोखा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बारात में शामिल होकर ये लोग लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा यहां पर पेश आया। जो जख्मी लोग हैं उन्हें नोखा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बारात में शामिल होकर ये लोग अपने घर लौट रहे थे। बहुत दुखद खबर ये सामने आई है बीकानेर के नोखा से, जहां पर ये भिड़ंत हादसा सामने आया। बीकानेर के नोखा में बोलेरो ट्रेलर की टक्कर सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारात में शामिल होकर ये लोग घर लौट रहे थे और देखते ही देखते ये सारी खुशियां यहां पर मातम में बदल गई। बीकानेर के नोखा से खबर, जहां बोलेरो ट्रेलर की टक्कर। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता त्रिभुवन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, कब और कैसे ये हादसा हुआ? लवीना, ये आज सुबह की घटना है जो नोखा थाना क्षेत्र में आती है। ये जो लोग थे वो बेलोरो में एक रात को बारात अटेंड करके आ रहे थे सुबह वापस। जैसे ये हाईवे पे इनकी गाड़ी चढ़ी, सामने से आ रहे ट्रेलर से इनकी भिड़ंत हो गई, जिससे दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग हैं जो घायल हो गए। पुलिस की सूचना पे पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जिन्हें उनका प्राथमिक उपचार करा के और बीकानेर पीबीएम रेफर कर दिया गया है। जी त्रिभुवन, जो 4 लोग जख्मी हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बताई जा रही है, उसके लिए कोई अपडेट आपके पास? अभी जो हमने ताजा अपडेट ली है उसे जो 4 लोग हैं उनकी ज्यादा स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन डॉक्टर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहे और सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए उन्हें बीकानेर में रेफर किया गया है, जहां उन पर लगातार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए हैं और हम भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। जी लविन। जी त्रिभुवन, क्या हॉस्पिटल कोई स्थानीय नेता प्रशासन वहां पर पहुंचा है जख्मी जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने, ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? क्योंकि भीषण ये हादसा सामने आया, 2 लोगों की मौत की खबर सामने है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। कोई स्थानीय नेता है या कोई जनप्रतिनिधि जो उनके पास गया है, क्योंकि अभी सुबह की घटना थी, तो सभी लोग हैं जो पुलिस की व्यवस्था कर रही है और सभी को घायलों को बीकानेर भेजा गया है। जी लवीना। जी बिल्कुल त्रिभुवन, बहुत दर्दनाक ये सड़क हादसा यहाँ पर पेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब हम आपको कोरोना काल की एक शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई में ये शादी पीपीई किट पहनकर की गई। 2 गज की दूरी का पालन भी यहां पर किया गया। कोरोना काल में शादी की ये तस्वीरें आपको प्रेरणा देने वाली हैं। शादी कीजिए और कोरोना की लक्ष्मण रेखा का पालन कीजिए।
मुंबई से एक खबर आपको बता रहे जो प्रेरणा देने वाली एक खबर है। एक तरफ जहां पर लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, शादी में 50 से ज्यादा लोगों को बुला रहे हैं, तो मुंबई से ये तस्वीर जहां पर दूल्हा और दुल्हन पीपीई किट पहनकर शादी करते हुए यहां पर नजर आए। और इसी से ये प्रेरणा हम सभी को मिलती है कि अगर आप भी शादी करना चाहते हैं तो सभी नियमों का पालन करके इस तरीके के समारोह का आयोजन करें। पीपीई किट पहनकर शाही शादी यहां पर की गई। 2 गज की दूरी का पूरी तरीके से पालन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों ने ही पीपीई किट यहां पर पहनी है, मास्क लगाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल इस शादी में पूरी तरीके से रखा गया। वहीं कोरोना पर अमेरिका के लिए एक बुरी खबर सामने है। अगले कुछ दिनों में अमेरिका में कोरोना के रोजाना 1 लाख नए केसेस आने लगेंगे। अभी अमेरिका में 40,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिसीज के डायरेक्टर एंथनी फॉकी ने ये चेतावनी दी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों ने दोबारा लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ाए हैं। अमेरिका के एरिजोना में अब जिम, सिनेमा थिएटर और साथ ही वाटर पार्क 30 दिनों के लिए दोबारा से बंद करा दिए। Focus on those areas that are having the surge. It puts the entire country at risk. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around. And so I am very concerned. It is going to be very disturbing. I will guarantee. और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जस्टिस एमएन भंडारी की सिक्योरिटी की अवधि को बढ़ा दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस भंडारी, वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं एमएन भंडारी। इंटेलिजेंस ने सुरक्षा को 3 महीने बढ़ाने की सिफारिश की। जयपुर स्थित बापू नगर आवास पर यह सुरक्षा रहती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। इंटेलिजेंस ने सुरक्षा को 3 महीने बढ़ाने की सिफारिश यहां पर की थी। जयपुर स्थित बापू नगर आवास पर यह सुरक्षा रहती है और अब इस सुरक्षा को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। जस्टिस एमएन भंडारी की सिक्योरिटी की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस भंडारी। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और ये खास दिन उन तमाम डॉक्टरों को समर्पित है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे इंसानों का न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि एक नया जीवन भी उन्हें देते हैं। कोविड महामारी के दौरान ये हमारे हेल्थ वॉरियर्स खुद की जिंदगी को खतरे में डालकर लोगों को बचा रहे हैं। राजस्थान में कोविड महामारी के दौरान हर हेल्थ वॉरियर ने कोरोना के भयभीत और नेगेटिव माहौल के बीच न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है बल्कि अपने साथियों और मरीजों की हौसला अफजाई भी अपने अपने तरीके से की है। इसमें जयपुर की देवीनगर स्थित यूपीएससी का एक वीडियो लाखों हेल्थ वॉरियर्स को पसंद आया। वहीं भारत सरकार के ईएसआई हॉस्पिटल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए हेल्थ वॉरियर्स और साथ ही मरीजों की हौसला अफजाई के लिए सकारात्मक कविताएं लिखी हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, एक मनोचिकित्सक हूं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी जो सकारात्मक बातें वो पहुंचा पाऊं। ये सोच करके मैंने सबसे पहले एक पोएम लिखी थी, कोरोना पर विजय हमारी होगी, जो आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और नेशनल मीडिया में चली थी और लोगों ने उसको काफ़ी सराहा था। हर बात पर बेवजह राजनीति करना अब विपक्ष की आदत सी बन गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बड़ी घोषणा की, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस भाषण में भी त्रुटि निकाल दी और खासकर के राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण पर निशाना साधा। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधन के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक
कर दिया जाएगा। खुद सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता कई दिनों से मांग कर रहे थे कि मुफ्त अनाज की योजना को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लगता है कि कांग्रेस को जनता के लिए इतने बड़े और अहम फैसले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। क्या कांग्रेस की मांग सिर्फ राजनीति के लिए थी? ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने एक शेयर ट्वीट किया, तो इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर हमला किया, लेकिन राहुल ने उर्दू के मशहूर शायर शहाब जाफरी के शेर के अल्फाज में एक बड़ा बदलाव कर दिया। जाफरी का शेर कुछ इस तरह है, तो इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। अब राहुल गांधी के लिए रहजन यानी राह में लूटपाट करने वाला कौन है और राहुल गांधी को उससे क्या शिकायत है, ये तो वही बता सकते हैं। खैर, माना जा रहा है कि राहुल गांधी का इशारा लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव की तरफ था। ट्वीट से पहले राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए भी चीन मुद्दे पर सवाल पूछा। आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है। पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब जिस तरह का इस पूरे के पूरे संकट के समय में कांग्रेस पार्टी और उस परिवार का व्यवहार रहा, रुख रहा, वो निश्चित तौर से किसी भी तरह से कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा, जो कि देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सार्वभौमिकता के प्रति संवेदनशील होगा, वो कभी कतई जो है वो इस बेवकूफ़ी की और इस तरह के पागलपन के साथ नहीं खड़ा होगा। अरे भैया, फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स हैं आप। अब जो है वो एक परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला, इसके अलावा तो और है नहीं कुछ। जिनको ट्वीट करके पाकिस्तान और चाइना में अपने ट्वीट को वायरल करवाना है, एकदम उसको पॉपुलर करना है कि आज जो लोग भारत को गाली दे करके, भारत के शौर्य को गाली दे के, भारत के सेना के शौर्य को गाली दे रहे हैं, आज वो पाकिस्तान और चाइना में वो हैच हो रहे हैं, उनका प्रसिद्धि हो रहा है। पीएम मोदी के भाषण में एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो सांप्रदायिक एंगल तलाश लिया। दरअसल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई भारतीय त्योहारों का जिक्र किया था। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है। असदुद्दीन ओवैसी को इस बात की दिक्कत थी कि प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहार बकरीद का नाम क्यों नहीं लिया। ओवैसी ने ट्वीट किया, आज चीन पे बोलना था, बोल गए चना पर। वो भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन के कारण बहुत से मजदूरों को खाना नहीं मिल पाया। आपने आने वाले महीनों में कई त्योहारों का नाम लिया, लेकिन बकरीद भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेश की ईद मुबारक। चीन के मुद्दे पर जहां पूरा देश एकजुट है, एलएसी से लेकर आर्थिक मोर्चे पर सरकार चीन पर प्रहार कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को पीएम मोदी के हर बयान में कुछ न कुछ कमियां निकालकर सिर्फ राजनीति करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलएसी पर चीन से टकराव के बीच भारत ने जब से चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, तब से कुछ लोग इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने से क्या होगा, इससे चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को चीन की प्रतिक्रिया जरूर देखनी चाहिए। भारत के फैसले से चीन कितना परेशान हो चुका है और बौखलाहट में वो अब भारत को धमकी देने पर उतर आया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध क्या लगाया, चीन के पसीने छूटने लगे। आर्थिक नुकसान को लेकर चीन घबराया हुआ है। इसी डर से चीन अब गीदड़ भभकी पर उतर आया है।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ धमकी भरे अंदाज में लिखा। 2017 में डोकलाम विवाद के वक्त भारत का आर्थिक नुकसान सीमित था, क्योंकि संकट के तुरंत बाद द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध बहाल हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत चीन से आर्थिक युद्ध के नतीजों को नजरअंदाज कर दे। चीन के संयम का मतलब ये नहीं है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत अंधाधुंध कार्रवाई करे। भारत सरकार अगर राष्ट्रवाद की भावनाओं को इसी तरह से चढ़ाती रही तो डोकलाम संकट से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो भारत के इस कदम से बहुत चिंतित है। इसके बाद चीन नसीहत देने पर उतर आया। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करने लगा और भारत को जिम्मेदारियां समझाने लगा। 正在了解核实情况，我想强调，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。中印两国在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上并不符合印方。चीन अब भारत को उपदेश दे रहा है, क्योंकि उसे भारत का यह कदम बहुत चुभ रहा है। अगर चीन को यह बात परेशान कर रही है तो इसका मतलब यही है कि भारत ने अपना तीर सही निशाने पर लगाया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा कि भारत में चीन की कंपनियों को नुकसान होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिबंध से चीन की कंपनियों के आर्थिक हितों को चोट पहुंचेगी, लेकिन चीन की विशालकाय अर्थव्यवस्था को भारत नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। चीन भले ही कह रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर है कि कहीं दुनिया के बाकी देश भी भारत जैसा कदम न उठाने लगे। अभी तो भारत ने चीन के ऐप्स पर बैन लगाया है। देश में चीन के सामानों का बहिष्कार भी तेज हो रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। चीन आगे आगे देखे कि भारत से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में आतंक अब आखिरी सांसें ले रहा है। एक एक करके आतंकी कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब उसने ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की नई साजिश रची है। लेकिन सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश। ड्रोन से आतंकियों तक हथियार पहुंचाए। कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकी कमांडर एलओसी पर ही मार गिराए जा रहे हैं और बंदूक के साथ कश्मीर में घुसने वाले आतंकी को सेना की गोली ढूंढ रही है। इसलिए बौखलाया पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए भी आतंकियों को हथियार भेज रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसानों को अपनी फसलों की ऊंचाई कम करने के लिए कहा है, जिससे सीमा पर पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इस वक्त साउथ कश्मीर जो आतंकियों का गढ़ अड्डा बन गया था, बहुत सारी जगह जहां पर बड़ी तादाद में इनकी प्रेजेंस थी, उनको काफ़ी हद तक खुदेड़ा गया है। और न सिर्फ खुदेड़ा गया है बल्कि उनकी गिनती बड़ी तेज़ी से नीचे आई है। और खुशी की बात इसके साथ ये है कि जो नए बच्चे जो इनके वरगलाने पर, उकसाने पर दहशतगर्दी की तरफ अपना रुख करते थे, उनकी तादाद पहले के मुकाबले में बहुत गिरी है, बहुत कम हुई है। जम्मू कश्मीर के जिले एक एक करके आतंक मुक्त हो रहे हैं। पहले ट्राल से हिजबुल का सफाया हुआ और डोडा भी आतंक मुक्त हो चुका है। सिर्फ जून के महीने में ही 48 आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर रीजन का आपने जिक्र किया, उसमें बहुत अच्छे से हमारे जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। इसके चलते इस महीने में आज तक 48 टेररिस्ट जो हैं वो अलग अलग तंजीमों के मारे गए हैं। और इस साल के अंदर, जिसके आज 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, 128 के करीब मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन की है। पाकिस्तान भी जानता है कि कश्मीर में अब आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। सीमा पार से हथियार और फंड अब कश्मीर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले और उसकी आवाज बुलंद करने वाले तमाम अलगाववादी नेता जेल में हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं भी ना के बराबर रह गई हैं। ये संकेत हैं कि अब कश्मीर में
आतंक का अंत होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में अपने निवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। बिरला यहां कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं यहां पर सुन रहे हैं। जनसुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। कम से कम ऑनलाइन क्लासेस तो बंद हो जाए। वही तो कहते हैं ना, पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। अरे उसमें नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो आपके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात इमरान खान के दुष्प्रचार की। इमरान खान से अपना मुल्क नहीं संभल रहा है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में अपने भाषण में इमरान ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले में भारत का हाथ बताया है, लेकिन इमरान समझ ले कि पूरी दुनिया को पता है कि आतंक का गढ़ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली कराची में हुए इस आतंकी हमले के बाद उम्मीद तो यही थी कि पाकिस्तान मंथन करेगा, अपने गिरेबान में झांकेगा और समझेगा कि जिस आतंक को उसने अपने देश की नीति बनाया हुआ है उसका अंजाम कितना बुरा होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान अब भी सीखने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने कराची में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत के खिलाफ अपनी संसद में खड़े होकर सफेद झूठ बोल दिया। फोर्सेस ने मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया, जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये वही इमरान है जो पिछले हफ्ते आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बता रहे थे। जिस ओसामा ने अमेरिका की धरती पर सबसे बड़े और सबसे खौफनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया था, उसमें इमरान को शहीद दिखाई देता है। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी इससे पहले भारत पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, भारत पाकिस्तान में शांति नहीं देख सकता है। पाकिस्तान से आ रहे इस तरह के बयानों को लेकर भारत ने पलटवार किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत कराची समेत दुनिया में हुए हर आतंकी हमले की निंदा करता है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में
26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो आतंक का रास्ता छोड़ दे, क्योंकि आतंक का ये कैंसर पाकिस्तान को ही खोखला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जी राजस्थान। इस एक नाम ने हमारी दुनिया बदल दी, हमारे लिए महामारी से लड़े, हमारे आंसुओं से ये कमजोर नहीं मजबूत बने, हमारी निराशा से नीचे नहीं ऊपर उठे, हमारे दोस्त, हमारे भगवान एक योद्धा की तरह वायरस से लड़े। थैंक यू डॉक्टर। In association with Eternal Hospital Jaipur, Happy Doctors Day.